प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोड्यूस करता है। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब conversion of input or raw material into output या इन फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट, यानी कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, वो कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में जो हमें चैप्टर्स करने हैं, वो एक तो करना है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शनल, जहां भी फंक्शन आ जाए वहां हम कहते हैं फंक्शनल, या हम कहते हैं टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कि आपका जो हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, कितना इनपुट डालेंगे कि कितना आउटपुट आए। कहां पर एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना स्टॉप कर देना चाहिए और कब तक उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। वेरी नेचुरल, जब तक उसे कुछ फायदा हो रहा है तब तक वो कंटिन्यू रखे, जहां उसे लगे कि अब नुकसान होने लगा वहीं पे रोक दें। यही होना चाहिए ना। दूसरा हमारे पास क्या होता है इसमें टॉपिक? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर जनरल टर्म्स में कहें तो कॉस्ट मतलब खर्चा, हिंदी वर्जन हो गया ना। इस चीज को बनाने की ओरिजिनल कॉस्ट, एडिशन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हुआ कि फॉर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू एक्वायर रिसोर्सेज। तो रिसोर्स को कॉस्ट इज टू पेमेंट टू एक्वायर रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर करने की क्या कॉस्ट रहेगी। फिर है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कलेक्शन फ्रॉम सेल्स। कलेक्शन फ्रॉम सेल्स। फिर है हमारे पास प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट पर जो प्रोड्यूसर को मिल रहा है आउटपुट का लेवल, वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। और लास्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई इज एग्जैक्टली सेम एज थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं। एक है टीपी और टीपीपी, एक है एपी और एपीपी, एक है एमपी और एमपीपी। एक ही बात है। टीपी इज टोटल प्रोडक्ट, टीपीपी इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एपी इज एवरेज प्रोडक्ट, ABP is average physical product, and MP is marginal product, MPP is marginal physical product। इससे हमें ये पता लगा कि हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम जो भी बात करेंगे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। एक साल की बात नहीं कर रहे, हम जितने भी टाइम की बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना हमने टोटल प्रोडक्शन किया, दैट इज टीपी। फिर एपी। अब एपी समझने के लिए हमें पहले और दूसरे कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। जैसे कि एक हमारे पास होता है वेरिएबल फैक्टर्स, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर्स, एक हमारे पास होता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन और मार्केट पीरियड। ये तीन होते हैं, वेरिएबल फैक्टर और
फिक्स्ड फैक्टर्स में क्या है, वेरिएबल फैक्टर विच चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। हमारे पास जो मेजर 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम मान के चलते हैं कि लेबर हमारा मोस्ट वेरिएबल फैक्टर है और लैंड हमारा मोस्ट फिक्स्ड फैक्टर है। बाकी फैक्टर्स में हमारा कुछ वेरिएबल और कुछ फिक्स्ड वाला रहता है, लेकिन स्टडी पर्पस से हम लेबर को वेरिएबल लेके चलते हैं और लैंड को फिक्स लेके चलते हैं। फिर ये शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन मतलब होता है व्हेन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। यहाँ पर सम आर फिक्स्ड, सम आर वेरिएबल, जबकि लॉन्ग रन क्या कहता है, ऑल आर वेरिएबल। क्यों है ऑल आर वेरिएबल? बिकॉज scale of production could be changed. स्केल ऑफ प्रोडक्शन हम पूरा चेंज कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट रन मार्केट पीरियड में ऑल आर फिक्स्ड, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इवन लेबर भी नहीं कर सकते। इतना शॉर्ट होता है कि इतने शॉर्ट नोटिस में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जबकि शॉर्ट रन में सम are fixed and some are variable। ठीक है, इस तरह से सारी बातें होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि फिक्स फैक्टर appears या applies या lies only in short run। तो फिक्स्ड और वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही हो रहा है, क्योंकि मार्केट पीरियड में तो सारे फिक्स्ड हैं, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हैं। तो हम दो वेरिएबल्स के बीच में ये फिक्स्ड हैं और ये वेरिएबल है, ये चीज हम कहाँ पे कर रहे हैं, शॉर्ट रन में। अभी तो क्या मार्केट में तो सारे फिक्स्ड है ना, हाँ लाई कर रहा है, लेकिन हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ शॉर्ट रन में आ रहा है। ये जो फिक्स्ड फैक्टर हमारा लैंड है, ये हाँ मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स मार्केट पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग में आ जाए कि फिक्स्ड फैक्टर्स आर कॉल्ड ओनली इन शॉर्ट रन, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ओनली जनरली इन शॉर्ट रन ट्रू है, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हें एक एक वर्ड के साथ खेला जाता है, तो ध्यान रखना है। अब ये समझने के बाद अब हम कह सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट है टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल, या फिर हम कह सकते हैं टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो भी हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसके पर यूनिट। मैम एक बार शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वापस करा दो एक बार वो। देखो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट पीरियड में सारे फिक्स्ड होते हैं, मतलब हम चेंज ही नहीं कर सकते, वो इतना स्मॉल पीरियड होता है कि उसमें हम चेंज ही नहीं कुछ कर सकते। जबकि शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। इंस्टेंटेनियस जैसा हो गया क्या? इंस्टेंटेनियस जैसा हो गया, मतलब इंस्टेंटेनियस जैसा हो गया मार्केट पीरियड। हाँ इंस्टेंट है बहुत। मान लो ऐसे समझ लो, मान लो मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है, मेरे पास आज एक ऑर्डर आया कि ये एक हफ्ते में डिलीवर करना है, तो मैं उसके लिए लेबर भी अरेंज नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं रॉ मटेरियल भी नहीं कर सकती, वो इतना मार्केट पीरियड है। लेकिन हाँ अगर मेरे पास एक ऑर्डर आया और मुझे ये हुआ कि मुझे 3 महीने में, 4 महीने में, मतलब डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट हम क्या डिसाइड करते हैं, तो मुझे करना है, तो मैं क्या बोलूंगी, चलो ठीक है मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगी, अपने लेबर से डबल शिफ्ट लगवा लूंगी या और लेबर को कुछ दिन के लिए कैजुअल लेबर को हायर कर लूंगी, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगातार ऐसे ऑर्डर आते रहेंगे तो मैं लॉन्ग रन में अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज कर लूंगी, तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट रन में डिफरेंस होता है फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में। एवरेज प्रोडक्ट एक बार लैंग्वेज जो थी बता दो कि क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज थी ओनली, और इसमें क्या आएगा?
तो सो रहा था। नहीं मैम, मैं उसके पहले मेरी चीज सोच रहा था, एक बार नीचे पढ़ रहा था, क्या लिखा था उसमें भी। उसमें बाद में पढ़ लियो ना, पहले सुन ले मेरी बातें। सुन ही रहा हूँ। लैंग्वेज ये थी कि अगर हमें कहते हैं कि वेरिएबल फैक्टर्स या फिक्स्ड फैक्टर्स अप्लाइज ओनली इन शॉर्ट रन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। और हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स अपीयर्स जनरली इन शॉर्ट रन, ये भी फॉल्स है। जनरली तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये भी नहीं, ये ट्रू है। ठीक है, ये बात बता रही थी मैं कि ये एक वर्ड से ओनली एंड जनरली से आपके आंसर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो एवरेज प्रोडक्ट है वो होता है पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर हम जनरली लेबर ही लेके चलते हैं, होने को तो मटेरियल भी वेरिएबल ही है। ठीक है, लेकिन हमारे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हम लेबर को ही कंसीडर करते हैं, इसलिए लेबर ले लेते हैं। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वही कि एडिशनल प्रोडक्ट TPN माइनस TPN माइनस 1, एडिशनल प्रोडक्ट बाय चेंज इन 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर के यूनिट बढ़ाने से हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो बाय इंक्रीजिंग, ये ध्यान रखना, बाय इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल फैक्टर का 1 यूनिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाउ मच TP इंक्रीजेस, तो ये जो TP इंक्रीजेस हो रहा है ये हमारा MP हो गया, MPN। तो हम TP के लिए भी बोल सकते हैं कि TP क्या होगा, समेशन ऑफ MP, है ना, ये भी कह सकते हैं हम। तो अगर मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में दिखाऊं तो डायग्राम में ये ऐसे जाता है। ठीक है, हाँ, और फिर इसके मैक्सिमम पॉइंट से जाता है और ये ऐसे आता है, इसका रिलेशनशिप होता है। फिर लिख लो, फिर लिखवाती हूँ। उसमें ऐसे था, ओरिजिन से नहीं है, बाकी से वो ये था, और ये ऐसे कर्व है यूं पूरा। इसमें सर्विसेज नहीं होती, बस गुड्स होते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारा आ रहा है आउटपुट, यहाँ पर आ रहा है इनपुट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये डायग्राम, पहले ऐसे कर्व जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे आ रहा है, दिस इज TP मतलब, और फिर यहां से ये नीचे आ गया। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये AP, जहां पे जरा से उसकी शेप चेंज होने शुरू हुई थी, और इसके हाईएस्ट पॉइंट से ये हमारा हो गया MP। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इनिशियली TP, AP और MP तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, फिर TP increases at an increasing rate, पहले वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, और जब वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है तब अगर हम AP और MP का कंपैरिजन करें तो MP increases at a greater rate than AP, मतलब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है, MP बहुत स्लो हो रहा है। और
यहीं से ही MP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग भी हो गया कि MP ने डिक्लाइन होना भी स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हो रहा है, MP कट्स AP एट द मैक्सिमम ऑफ AP एंड देन MP डिक्लाइंस। MP और AP बोथ डिक्लाइंस, दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं, यही डायग्राम दिखा रहा है ना। तो बस तुम्हें ये डायग्राम दिमाग में विजुअलाइज रखना है। जब तुमसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आए, ट्रू फॉल्स कुछ भी आता है MCQs में, तो तुम्हें इस डायग्राम को दिमाग में रखना है कि MP और MP बोथ डिक्लाइन बट MP एट अ ग्रेटर रेट। लेकिन अभी MP अभी भी पॉजिटिव ही है, और क्योंकि MP पॉजिटिव है इसलिए हम कहेंगे TP स्टिल इंक्रीजेस। जो मतलब सिर्फ फर्स्ट फेज वाली बात है ना, जहाँ हाँ, इंक्रीज मतलब मतलब अभी TP इंक्रीज हो रहा है, TP स्टिल इंक्रीजेस, क्योंकि हमारा जो MP है वो पॉजिटिव ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और चीज देखते जाओ साथ साथ में, ये TP है, ये इसके मैक्सिमम से आ रहा है, और ये MP है। तो यहां पे ये मैक्सिमम है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है कि TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये फर्स्ट है, ठीक है, और MP भी इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, TP इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है और MP इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां पे क्या हो रहा है, TP स्टिल इंक्रीजेस, MP इज पॉजिटिव बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, यानी कि ये वाली स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज पर आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, AP स्टिल डिक्लाइनिंग बट नेवर टचेस X एक्सिस। X एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि कभी भी, बिकॉज TP कभी भी नेवर बिकम जीरो, कभी भी TP जीरो नहीं होगा। तो TP जीरो नहीं होगा तो AP भी कभी जीरो पे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि MP बिकम्स नेगेटिव, उससे पहले TP एट इट्स मैक्सिमम, जहां पे TP मैक्सिमम है MP इज जीरो, MP जीरो हो गया। अब TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, TP का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया बट MP इज नेगेटिव, MP नेगेटिव हो गया। दिस इज थर्ड स्टेज, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुआ, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स हुआ, फिर नेगेटिव रिटर्न्स हुआ, ठीक है। तो कोई भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द आइडियल सिचुएशन, दिस इज द आइडियल सिचुएशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मान लो ये एक हॉल है, इस हॉल में हमने प्रोडक्शन करने के लिए 2 लोग बिठाए जो यहाँ बैठ के प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो 2 लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने 2 से यहाँ पे 3 किए, 4 किए, 5 किए, तो अब वो पहले वाले जो 2 थे ना, उनका भी प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा हो गया, वो भी ज्यादा अच्छा आउटपुट देने लग गए। अब जब वो भी ज्यादा अच्छा आउटपुट देने लग गए तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ने लग गई। लेकिन अब हमें लालच आ गया, तो हमने यहाँ पे 20 लोगों की जगह थी, हमने यहाँ पे 20 की जगह 25 बढ़ा दिए। अब वो जो 20 थे उनमें भी प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगी।
और हमारा एमपी डिक्लाइन होने लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन था वो एक आइडियल कॉम्बिनेशन तक नहीं पहुंचा, तब तक तो वो बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा वो आइडियल कॉम्बिनेशन खराब हुआ, वहां पर ही नेगेटिव स्टार्ट हो गया। तो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कहाँ होता है? हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का, जहां पर टीपी मैक्सिमम पे पहुंच गया। ये मैक्सिमम है, अगर डिक्लाइन होने लगा तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये आगे के सारे चैप्टर्स को बेस प्रोवाइड करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वन यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड, आउटपुट इंक्रीजेस बट इन अ वेरिंग प्रोपोर्शन। इसीलिए इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? क्लियर हुआ? एजम्पशंस क्या रहेंगी? रैशनल प्रोड्यूसर होना चाहिए, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और क्या हो सकती है? नो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है, गिवन रिसोर्सेज बोलते हैं। ये सब इसकी एजम्पशंस रहेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा पूरा है प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर, जिसमें ये सारी बातें हैं। इसके बाद जब हमारी कॉस्ट की बात आती है, तो कॉस्ट में ये नोट कर लो, चलो फिर कॉस्ट बताती हूँ। अब नेक्स्ट जैसे कि कॉस्ट की हम बात करते हैं, तो मैंने बताया कि कॉस्ट क्या है? जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एक्वायर करने के लिए जो भी हम पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट के बड़े सारे वर्जन आ जाते हैं। जैसे कि एक है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट जो कि हम मनी की फॉर्म में पे कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग रिसोर्सेज, यानी कि जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मनी कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है। तो मनी कॉस्ट का मतलब हो गया जो हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट जो कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज को हो, ठीक है, और इम्प्लिसिट जो कि सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज हो। लेकिन हम ये तो देख ही सकते हैं कि सेल्फ ओन्ड भी है तो कितना होगा। मान लो अगर मैं इस काम के लिए कोई जगह रेंट पे लेती हूँ और मैं उसकी जगह अपने घर में कर रही हूँ, तो रेंट पे कितना देना पड़ता। या अगर मान लो कोई मैं किसी एम्प्लॉय को रखती तो कितना पैसा देना पड़ता जो मैं बचा रही हूँ खुद करके। तो इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हो गई। एक हो गई हमारे पास रियल कॉस्ट, जैसे कि जब तुम क्लास कर रहे हो तो उसकी फीस तो मनी कॉस्ट है, वो तो तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया है, बट तुम अपने सैक्रिफाइस करके आ रहे हो, पढ़ रहे हो, दिमाग पे जोर लगा रहे हो, ये रियल कॉस्ट है, ये तुम पे कर रहे हो। तो योर सैक्रिफाइसेस, योर पेन्स, वो आपकी रियल कॉस्ट है। ठीक है, तो रियल कॉस्ट को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए इकोनॉमिक्स में से हम ज्यादा स्टडी करते भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, किसने कितना पेन लिया। ठीक है, तो रियल कॉस्ट हो गई। फिर एक होती है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट जो कि इन जनरल सबको बियर करनी पड़ रही है। मतलब अगर मान लो बाहर की सड़क ये टूटी हुई है तो इसकी वजह से हमें जो परेशानी हो रही है वो सोशल कॉस्ट है, सबको ही बियर करनी पड़ रही है, तो इसको भी हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर एक हमारे पास होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पहले भी पढ़ी, तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो भी एक चीज आ गई। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इनमें से कुछ भी हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हम पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, the total amount paid for acquiring resources, total amount, जितना भी हम total amount to be paid to acquire all
फैक्टर सर्विसेज, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। अब इसमें से कुछ हमारे पास हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट which do not change with the level of output, आउटपुट के साथ साथ ये चेंज नहीं हो रही है। यानी कि कैसे है इसका डायग्राम अगर हम बात करें, ये रहा, यानी कि ये कॉस्ट है, ये आउटपुट है, तो हमारे कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जबकि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट में चेंज आएगा वो चेंज होगी। ये होती है ऐसे इन्वर्टेड एस। इन्वर्टेड एस क्यों है? क्योंकि शुरू में जो ये वाला पोर्शन है ये तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फर्स्ट की वजह से है। जो हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर था वो हमारा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कॉस्ट, फिर यहाँ पे सेकेंड पोर्शन, और फिर जो इतनी तेजी से बढ़ा ये थर्ड। तो जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसकी फर्स्ट स्टेज की वजह से ये वाली शेप है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट का डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये टोटल कॉस्ट है, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है। क्या? अब एक मिनट, जो टोटल हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है ये हो गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी के पैरेलल में टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट भी निकल कर आ गई कि जो टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स हैं आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, और इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वो तो फिक्स्ड है ही। टोटल कॉस्ट कर्व नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व्स नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरा, अगर एट 0 यूनिट पे हम बात करें तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होती है, क्योंकि 0 यूनिट पे दोनों बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है। एट 0 यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं ना इससे। तो ये सारी कहानी हमारी चल रही है टोटल कॉस्ट के बारे में अभी तक। ठीक है, अब बोलो क्या क्वेश्चन है? मैम इसके अंदर ऐसा क्यों होता है कि पहले ये मतलब ज्यादा है फिर कम, और फिर क्योंकि हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसी तरह से वर्क कर रहा है ना कि इनिशियली हमारे जो फिक्स फैक्टर्स पे बर्डन था वो डिवाइड हो गया, उससे कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई हमारी,
क्योंकि फिक्स फैक्टर्स ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज। मतलब क्या बन रहा है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग का यही बन रहा है ना कि जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज है उसमें हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को ज्यादा बेटर वे में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है। फिर हमारी ओवरऑल कॉस्ट स्टेगनेंट हो गई और फिर नेगेटिव रिटर्न्स का आ गया, यानी कि अब हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई, तो वो तेजी से इंक्रीज हो गया। इसको मतलब कि थर्ड वाले में जो प्रोडक्शन है वो तो नहीं बढ़ रही, वो स्टॉप हो गई, तो एक्स एक्सिस प्रोडक्शन नेगेटिव पर हो गई ना, वाई पे कॉस्ट बढ़ती रहेगी। एक मिनट पहले मैं ये समझा देती हूँ, फिर शायद तेरे डाउट्स काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार ये समझ ले, है ना। अब एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होती है? कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट है कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जो भी हमारी एवरेज कॉस्ट है दैट इज टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, कॉस्ट पर यूनिट हो गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब इसको भी जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आई? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। तो जब इसका डायग्राम बनता है तो ये ऐसे बन रहा है, यानी कि यहां पर कॉस्ट और ये आउटपुट है। हम जितनी बार भी इस कॉस्ट को और आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम होगी, यानी कि ऑल रेक्टेंगल्स बिलो AFC will have same area। अगर वो सेम एरिया है तो हम उसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब अगर हम AVC की बात करें तो AVC हमारा यू शेप्ड होता है। सेम रीजन कि शुरू में क्योंकि हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स ज्यादा बेटर वे में यूटिलाइज हो रहे हैं, तो बेटर वे में यूटिलाइज होने से हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिवाइड हो गई और वो कम होती चली गई। फिर जब हम मैक्सिमम पे पहुंच गए, जब हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट आ गया, जहां पे TP मैक्सिमम था, वहां पे हमारी कॉस्ट मिनिमम पर आ गई, क्योंकि वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स का। उसके बाद भी अगर हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं तो हमारा TP नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया और हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स पे ज्यादा बर्डन आने लग गया, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट फिर से बढ़नी शुरू हो गई। तो पहले कॉस्ट कम हुई ड्यू टू फर्स्ट स्टेज, फिर मिनिमम पर आई ड्यू टू सेकेंड स्टेज, और फिर बढ़ने लग गई ड्यू टू थर्ड स्टेज। तो यानी कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, तब हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो टोटल प्रोडक्ट के डिक्लाइन होने से हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द की होल्डर फॉर दिस यू शेप ऑफ AVC. It decreases initially because of first stage, because good combination between fixed and variable factor, then it becomes minimum and then it becomes starts increasing। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो भी यू शेप्ड ही जाता है। तो एक बात जो रहेगी वो ये कि एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो गैप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, क्योंकि AFC तो डिक्रीज होगा बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि AFC कभी ऐसे नहीं होगा कि AFC जीरो ही हो जाए। फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी तो सही ना कुछ मिनिमम होता जाएगा डिफरेंस, तो उनका गैप कम होता जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो वही सेम कि बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है, तो वो भी ऐसे जा रही है यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये भी हमारा, इसका भी सेम रीजन है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें
तो ये अगर हमारा एवरेज कॉस्ट है वेरिएबल, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, तो जो इनका मिनिमम पॉइंट है यहीं से कट करता हुआ MC जाता है। तो सेम रिलेशनशिप चल रहा है कि इनिशियली ऑल 3 कर्व्स आर डिक्लाइनिंग बट MP डिक्लाइंस एट अ ग्रेटर रेट, फिर उसके बाद MP स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ ग्रेटर रेट, और फिर इनको कट कर देता है उनके मिनिमम पॉइंट पे। तो ये सब हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। और इन्हीं से हमारे फॉर्मूले सारे डिराइव हो जाते हैं। तो अब एक बार नोट कर लो, इसको पढ़ लो, फिर कोई डाउट होता है तो मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। जो AFC है वो फिर से ऊपर नहीं आना चाहिए क्या AFC? ऊपर कहाँ, ये ऊपर नहीं जाता ना। आउटपुट तो डिक्लाइन भी नहीं होने लग जाएगा मैक्सिमम पॉइंट के बाद? हाँ तो वहां पे तो रुक जाता है ना। AFC ऐसे ऊपर जाने को हम बनाते नहीं ना, यहीं पे रखेंगे हम। पढ़ लेते हैं हम। रेवेन्यू क्या होता है? कॉस्ट हमारी क्या है? जो हमने पैसा लगाया है, जो हमने पेमेंट्स की हैं। रेवेन्यू क्या है? जो हमारे पास कलेक्शन आई है वो रेवेन्यू है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो प्राइस पर यूनिट जो प्राइस पर यूनिट है वो मान लो ₹5 है, टोटल यूनिट सोल्ड अगर 100 है, तो हमारा रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 500। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। अब अगर हम बात करें एवरेज रेवेन्यू की, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट होगा। इसका मतलब जो हमारा TR है दैट इज डिवाइडेड बाय Q, तो वो हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा यहां देखें, हम यहां कह रहे हैं TR इज प्राइस इंटू Q, तो इधर अगर हम TR अपॉन Q करें तो प्राइस हो जाएगा। तो इसका मतलब AR इज इक्वल टू प्राइस। एक तो ये चीज एस्टैब्लिश हो गई। दूसरी क्या एस्टैब्लिश हो रही है? हमारे पास एक है मार्जिनल रेवेन्यू की टर्म। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है कि रेवेन्यू बाय एडिशनल रेवेन्यू या चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, अब एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्राइस ही तो होगा। तो यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू भी इज इक्वल टू प्राइस। तो ये भी हो गया। इसका मतलब अगर हम बात करें ये आउटपुट और ये रेवेन्यू, तो ये जो हमारे पास कर्व है ये ही AR है, ये ही MR है और ये ही प्राइस है। लेकिन ये कब है? जब प्राइस कांस्टेंट होता है। और प्राइस कांस्टेंट कब होता है? जब हमारी जो मार्केट फॉर्म है वो परफेक्ट कंपटीशन में आती है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारे पास है वो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है वो सारी की सारी फर्म सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बना रही हैं, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो ऐसे में वो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स कर देती है कि यही प्राइस है। अब कोई भी फर्म ना तो उस प्राइस से कम ले सकती है ना ज्यादा ले सकती है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। तो जब परफेक्ट कंपटीशन है तो ही ये सिचुएशन है। और TR की सिचुएशन क्या होगी? ये हमारा TR एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस तो सेम ही है,
प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं है और ये आउटपुट है, तो बस सेम प्राइस पे आउटपुट चेंज होता रह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में टू इंक्रीज सेल प्राइस नीड टू बी डिक्लाइन, प्राइस को डिक्लाइन करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपको सेल इंक्रीज करनी है तो प्राइस को डिक्लाइन करना ही करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, ये अगर AR है तो ये हमारा MR होता है, ठीक है। तो MR हमारा जिस भी तेजी से आएगा, ये AR हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा और ये हमारा प्राइस बन जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस और डिमांड का नीचे क्यों जा रहा है, बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ। तो जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता जाएगा, हमारे यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी तो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है, लेकिन अब होता क्या है कि हमें कह रहे हैं कि MR क्या है, एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ एडिशनल यूनिट, और वो एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है, प्राइस। तो हम प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हैं, तो MR हमारा प्राइस हो गया, MR से हम प्राइस को डिक्लाइन करते जा रहे हैं। तो हमारे ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ भी रहा है, लेकिन फिर भी वो कम तो हो ही रहा है ना, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। नेगेटिव में तो नहीं जाता, नेगेटिव में नहीं जाएगा। अगर नेगेटिव में तब जाता है जब हमारा प्राइस इतना बढ़ जाए कि हमारा रेवेन्यू कम होने लग जाए, मतलब हमारी जो यूनिट्स हैं वो हम प्राइस को कम करते जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। प्राइस कम होने के बाद एक पॉइंट पे अगर ये सिचुएशन तब आती है जब मार्केट में इतना कंपटीशन है कि हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया फॉर सम टाइम, तो अगर इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च हो रही है तो, बट अदरवाइज हमारा MR हमेशा AR से कम रहेगा। मतलब AR हमारा डिमांड कर्व को शो कर रहा है, उससे प्राइस का लेवल हमेशा कम ही रहेगा, ठीक है। हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो डिमांड कर्व को शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो इसलिए तुम्हारा जो MR है वो डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि वो प्राइस को शो कर रहा है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन एज सच तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है। ये मैंने तुम्हें इतना सा एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया क्योंकि इतना ही तुम्हें समझना जरूरी है कि वो डिक्लाइन होता है बस। अगर AR डिमांड करता है MR कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, कोइंसाइड नहीं करता ना, क्योंकि डिमांड और प्राइस थोड़ा कोइंसाइड कर रहे हैं। प्राइस की वजह से डिमांड हमारी बढ़ रही है और हम ये भी नहीं कह रहे कि इनको हम सेम पॉइंट पे कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन इनकी जब हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करते हैं तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है कि 1/2 ऑफ AR इज ऑलवेज MR। अब इसका पूरा एक डेरिवेशन होती है, तो ये तुमको रट ली जाती है क्योंकि इसके डेरिवेशन पे हम नहीं जाते, और ये बिल्कुल हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं जस्ट फॉर नॉलेज की थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ गया तो, वरना सिलेबस में तो परफेक्ट कंपटीशन ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया कि रेवेन्यू में ये चीजें हो गई। अब कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट कहाँ पर होगा, जहां से मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट होगा। तो हमारे पास नोट डाउन कर लो फिर इरेज करो। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम जहां पर स्टेट ऑफ रेस्ट है, जहां पे प्रोड्यूसर रहना चाहता है, वो कहाँ रहना चाहता है, उसे बहुत प्रॉफिट हो और बहुत कम कॉस्ट लगे, यहीं पे रहना चाहता है ना। तो ऐसे में हमारे पास क्या लॉस कभी ना, लॉस कैसे सोचेगा, वो क्यों चाहेगा लॉस। TRDC अप्रोच होती है एक, और एक MRMC होती है। TRTC अप्रोच में क्या हो रहा है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो जहां पर ये मैक्सिमम होगा वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा।
MRMC अप्रोच में एक कंडीशन तो ये है कि MR मस्ट बी इक्वल टू MC, और दूसरा है MC जो है वो राइजिंग होना चाहिए। कैसे? ये MR है, ये MC है। अब यहां पर भी MR इज इक्वल टू MC है A पॉइंट पर, और B पॉइंट पर भी MR इज इक्वल टू MC है। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर को पता है कि ये OQ1 है और ये OQ2 है, जब प्रोड्यूसर को दिख रहा है कि OQ2 पर आके भी प्रोड्यूसर को पूरा बेनिफिट मिलेगा, तो वो OQ1 पे क्यों रुकेगा? वो तो ज्यादा ही मार्केट कैप्चर करना चाहेगा ना। और यहाँ पे उसे ये भी दिख रहा है A पर कि अगर वो और प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कॉस्ट कम हो रही है, तब भी वो और प्रोड्यूस करना चाहेगा। वो तो यहाँ पे आके रुकेगा कि भैया मेरी कॉस्ट बढ़ने लगी तो रुक जाओ। तो इसलिए दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई होंगी वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो यही इतनी सी ही कहानी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। तो ठीक है, अब तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके लिए तुम्हारे पास जो इस चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं उनकी लिस्ट क्या है इस पूरे यूनिट की। जैसे कि मैम में एक बार क्लास में उसमें भी कोई है नहीं है, सिर्फ इतना फार्मूला ही है PRTC, यही है PRTC बताइए। आपके पास एक है TP इज समीशन ऑफ MP, दूसरा है AP इज TP अपॉन L, तीसरा है MPN इज TPN माइनस TPN माइनस 1, L इज लेबर। ठीक है, फिर है टोटल कॉस्ट इज TFC TVC, AC इज TC अपॉन Q, फिर AFC इज TFC अपॉन Q, AVC इज TVC अपॉन Q, और भी हम कह सकते हैं कि AC या ATC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, फिर MCN इज TCN माइनस TCN माइनस 1। इसमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या हैं कि एट यूनिट 0 TC इज इक्वल टू TFC, फिर एट यूनिट 0 और TVC इज 0, फिर एट यूनिट 1 TVC इज इक्वल टू AVC इज इक्वल टू MC। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में सारे पॉइंट्स काम आएंगे तुम्हारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, TR इज P इंटू Q, AR इज TR अपॉन Q, MR is N is equal to TR N minus TR N minus 1। एक और चीज बता देती हूँ, ये जो हमने MP का या MC का या MR का फॉर्मूला किया है ये तब है जब हमारा जो आउटपुट है वो कंटिन्यूएशन में हो, मतलब 1 2 3 4 5 हो। लेकिन अगर वो 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं है तो MP का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, MP is change in TP अपॉन change in L, या MC is change in TC upon change in Q, या MR is change in TR upon change in Q। ये तब होता है जब आपके आउटपुट कंटिन्यूएशन में, सीक्वेंस में, सीरीज में नहीं है 1 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा जब हम सप्लाई के फॉर्मूले करते हैं, जो कि मैंने थ्योरी में भी नहीं पढ़ाया है बट न्यूमेरिकल्स का बता देती हूँ। सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन प्राइस। ES कहते हैं, ES कहते हैं बेटा, ES। गलती हो गई मेरे से, माफी दे दो। थैंक यू।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या परसेंटेज या चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ये दो फॉर्मूले ही हैं, इसमें और ज्यादा नहीं है सप्लाई में। ठीक है, तो ये पूरा इस यूनिट के सारे फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें अच्छे से करने हैं। सप्लाई वाला चैप्टर मैं नहीं करवा रही हूँ अभी, क्योंकि सप्लाई वाला चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड। तो एक बार पहले अपने लेवल पे करके देख लो, और तुम कहोगे कि नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं करवा दूंगी फिर। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।